नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाऊंगा जिन्हें आप लोग जानते हैं। वो सोशल मीडिया में अभी सेंसेशन बने हुए हैं और पूरे कोडरमा जिले में, जो भी कोडरमा जिले के आसपास के लोग हैं, उन्हें जानने लगे हैं और वो रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रखे हैं, डॉक्टर कुमार सौरव के बारे में। सर, आपका हमारे इस प्रोफाइल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आप डॉक्टरी पेशे से हैं और चूंकि आप अच्छा वेल सेटल्ड हैं, तो क्या जरूरी पड़ा हुआ है इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने का? आराम से जिंदगी जिए, क्यों लेते हैं मूल झगड़ा इन लोगों से? अब बोला जाता है कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता, तो जो मेरा एक चरित्र है वो आप चेंज नहीं कर सकते, या फिर मैं खुद चेंज नहीं कर सकता हूँ। मुझे आत्मसम्मान या फिर आप बोलिए मेरा अपना स्वाभिमान जो है वो बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे पहली बार हुआ है, ये मेरे साथ पूर्व में भी होता रहता है। मैं दिल्ली में था एक्चुअली, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में वर्क किया। देन आई वर्कड इन कस्तूरबा हॉस्पिटल, जामा मस्जिद के पास है। फिर दादा देव हॉस्पिटल जैसे मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम किए वहां पे जाके। तो मेरी एक प्रॉब्लम है, वो छोटी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे लिए, लेकिन कुछ ही लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब मैं उन हॉस्पिटल में काम कर रहा था तो आई इजिली मिक्सअप, बहुत जल्दी मैं मिक्सअप हो जाता हूँ। लोगों के बीच में आप मिक्सअप हो जाते हैं? बहुत जल्दी हो जाता हूँ। छोटे लोग हों या बड़े लोग हों, मैं किसी से भी मिक्स हो जाता हूँ, बहुत जल्दी हो जाता हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि वहां पर भी कुछ चीजें हो रही थी जिसका कि मुझे लगा कि विरोध करना चाहिए। वहां पे एक केस था कस्तूरबा हॉस्पिटल का, ये केस मुझे बताना बहुत जरूरी है क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ हमारे झारखंड में नहीं है, ऐसा है। ये स्वास्थ्य सेवा का भ्रष्टाचार हो या किसी भी चीज का हो, ये व्यापक है, विश्व स्तरीय है। भारत ही नहीं विश्व प्रताड़ित। भ्रष्टाचार के चपेट में तो सभी कोई है और सभी कोई चाहते हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, और आपने सही मुहिम उठाया भी है, नो डाउट। लेकिन इसमें सर सवाल उठता है कि आप जिस पेशे में हैं, और ये डॉक्टरी लाइन ऐसा है कि इसमें जो कॉमन पीपल का सेंटीमेंट है कि इन लोगों का कई तरीके से पैसा आता है, कई एमआर आते हैं, दवा दे जाते हैं, कमीशन होता है, कई नकली वो क्या कहते हैं बेसिन्स में वो जांच को डाल देते हैं और पैसा चार्ज करते हैं। बहुत सारी प्रश्न उठते हैं। तो आप ऑलरेडी इसमें थे और इसमें रह के इसके खिलाफ बोलना एक बहुत बड़ा मतलब हिम्मत की बात है। तो ये कैसे? दो चीजें बोली जाती है, बोला जाता है डॉक्टर भगवान है। तो सारे डॉक्टर्स के दिमाग में क्या बैठ गया है कि मैं गॉड बन चुका हूं, मैं ईश्वर हूँ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, भगवान है, अच्छी बात है, लोग दर्जा दे रहे हैं, लेकिन मेरा नजरिया डिफरेंट है। मैं क्या सोचता हूँ, जब भी मैं पेशेंट देख रहा होता हूँ, मैं सोचता हूँ पेशेंट मेरा भगवान है। बिल्कुल, वो मुझे कुछ सिखा के जा रहा है, समझ रहे हैं? तो उस हॉस्पिटल में कस्तूरबा में जब था तो एक महिला का सिजेरियन होना था, पर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। एक होता है नेग्लिजेंस, एक होता है जानबूझ भ्रष्टाचार की वजह से। गलती से हो गया, दैट्स अ डिफरेंट। बट आप जान रहे कि वो सिजेरियन है, आप चीख रही है, चिल्ला रही है 7:30 बजे सामने, और 1:30 बजे आप उसको ऑपरेट करते हैं और रात में मुझे बोलते हैं कि वो बच्चा नहीं बचा। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज हुई थी वो मुझे झटका दिया कि क्या है। फिर मैं वहां पे भी बढ़ गया, बट इस चीज में मुझे पीड़ा तब हुई जब जो पेशेंट के रिलेटिव्स थे वो बैकआउट कर गए। तो ये आपका इतिहास रहा जो आपको प्रेरणा देता है कुछ करने के लिए। तो सर ये बताइए, आपका फिर यहाँ झुमरी तिलैया में आना हुआ, और चूंकि आपका मुख से मैं सुना हूँ सोशल मीडिया पे, चूंकि आप सेंसेशन बने हुए हैं, तो एक शब्द बोलते हैं कि जो सदर प्रशासन है जब रजगड़िया रोड में इंटर करता है तो सिर्फ पैसा का वसूली करने के लिए जाता है। ये किस बेस पे बोलते हैं? क्या आपके पास में कुछ एविडेंस है या फिर आप फिर और इसको हवा देना चाहते हैं? एविडेंस क्या, एविडेंस तो सारे दिख रहे हैं आपको। अभी 2 महीने से आप सारे घोटाले बाहर दिख रहे हैं आपको, ईच एंड एवरीथिंग। कोई ऐसा डिपार्टमेंट स्वास्थ्य का नहीं रहा जिसके घोटाले पेपर में नहीं आए हैं। 2 महीने में जननी शिशु सुरक्षा, आयुष्मान के दवा का 3rd, उसके बाद बंधियाकरण जैसे चीजों में, प्रोत्साहन राशि में
लिस्ट है मेरे पास। चलिए, बहुत अच्छी बात है और आपने बहुत सारी चीजों को रजगढ़िया उजागर रोड किया। आपने पूछा तो रजगढ़िया रोड इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर्स हब है। डॉक्टर साहब बिल्कुल। जो सिविल सर्जन होते हैं उनको वसूली भी सर, वहीं से होती है। ये क्या इशू था? चलिए, ये सब तो चीज है। अगर आयुष्मान भारत की बात करें तो आपने एक बात कहा है, रेफरल। तो पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल में रेफर करने की बात आ रही है जी। तो ये क्या है? कई लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि रेफरल क्या होता है, रेफर करते हैं। कुछ लोग समझते भी हैं और हमारे जो ये क्षेत्र है गांव से ज्यादा आते हैं, तो थोड़ा इसको विशेष डिटेल्स में बताइए कि रेफरल क्या है और कैसे इसमें लोग ठगे जाते हैं। रेफरल को शुद्ध हिंदी में आपकी भाषा में अगर बोले तो दलाली बोलूंगा। ठीक है। पहले लोग किसी और चीज की दलाली करते थे, आजकल गरीब मरीजों की दलाली करने लगे हैं। पहला सदर हॉस्पिटल, फिर रजगढ़िया। सदर हॉस्पिटल की बात करता हूँ तो इन्होंने क्या किया, एक टाई अप कर लिया प्राइवेट हॉस्पिटल से, एमओयू कर लिया। बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं, एमओयू। इन्होंने उसके साथ अनुबंध कर लिया कि हम आपको बुला करके पेशेंट दिखाएंगे। बात हुई थी पेशेंट सदर में आके देखने की, लेकिन इन्होंने क्या करने लगा, सदर के पर्चे पे ही अपने यहाँ रेफर करने लग गया। आयुष्मान के जितने पेशेंट होते थे इन्होंने सारे वहां रेफर करने। मैंने एक वर्ड यूज किया था, इसको बोलते हैं गरीब पेशेंट है स्मगलिंग करना। अच्छा। आइडियली, क्योंकि यहाँ से आप वहां भेज रहे हैं, उसको बता रहे हैं आयुष्मान से सेवा होगी, वहां जाके 1.5 लाख 2 लाख 50,000 60,000 का बिल बन रहा है पैसे का। तो ये स्मगलिंग एक तरह से आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो सर आप बताइए, इतनी बड़ी बड़ी खुलासे कर रहे हैं और इस पेशे में कई लोग होंगे, एक तो होगा नहीं, कई प्रशासन के लोग, हो सकता है कई लीडर्स भी होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो क्या उनसे आपको डर नहीं लगता है? बताया आपको कि नवंबर का 2019 का साल था। मैं लाइफ में बहुत कुछ ट्राई कर चुका हूँ, मेडिकल लाइन, नॉन मेडिकल लाइन, एवरीथिंग। तो एक फाइनेंशियल क्रंचेज आए थे मेरे पास। वो लास्ट मोमेंट था 2019 का नवंबर, जब समय लगा कि यार कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं, घर का सिस्टम नहीं वर्क कर रहा है, उस समय आपके फ्रेंड्स नहीं वर्क कर रहे हैं। तो उस समय जब उस फेज को अगर आप निकल जाते हैं या कोई भी निकल जाता है तो उसके बाद भय खत्म हो जाता है, क्योंकि वो फेज एक डिप्रेसिव फेज होता है उस समय। सर आपका भय निकल चुका है, तो अब ये बताइए कि आपको जनता कैसे जाने? सोशल रिफॉर्मर, डॉक्टर या फिर नेता? आप है क्या? इन तीनों में से क्या जानेंगे? सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। बिल्कुल। मैं यहाँ पे कोई नेतागिरी करने नहीं आया था, मेरा कोई उद्देश्य नेतागिरी करने का नहीं था। सदर हॉस्पिटल में वर्क कर रहा था, गलत आरोप लगाया, भ्रष्टाचार वो खुद कर रहे थे, आरोप मुझे गलत लगाते हैं, मुझे नौकरी से निकाल देते हैं, फिर उसका एक FIR भी कर देते हैं, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही, जिसका मैंने विरोध किया। पहले मैंने ये खुद के लिए किया, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, मैंने खुद की लड़ाई की। लेकिन जब मैंने रियलाइज किया, जब ये सुने नहीं, कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरे जैसे कितने युवाओं के साथ ये हो रहा होगा पूरे भारत में। ये तो सर फैक्ट है कि भ्रष्टाचार के बलि बहुत लोग चढ़ रहे हैं और उनके बारे में कोई खोजबीन नहीं हो रहा है। जो पकड़े जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आ रहा है तो उनके बारे में 1-2 दिन चलता है मीडिया में और फिर वो गायब हो जाता है। और ये आप भी समझ रहे हैं और वो जो भ्रष्टाचारी है वो भी समझ रहे हैं कि अभी लोग हैं, थोड़ा बहुत कूदेंगे, हल्ला करेंगे और फिर शांत हो जाएंगे। अब सर ये होता है कि चलिए, जिस तरह से आपका जो प्रोफाइल दिख रहा है और जो आपका तेवर दिख रहा है, थोड़ा माहौल को गर्म करते हैं। तो आपने एक शब्द बोला है कि नीरा है तो पीड़ा है, तो आप किस देश में ये बोलते हैं कि नीरा है तो पीड़ा है? मैं झुमरी तिलैया का निवासी हूँ। बिल्कुल। मैं पला हूँ यहीं, बढ़ा हूँ यहीं पे, बीच में फिर दिल्ली में पढ़ाई के लिए गया, रहा वहां पे। मेरी हायर एजुकेशन उधर से हुई, बाहर से हुई है। तो जब मैं वापस आया तो मैंने जो एक झुमरी तिलैया को सोचा था कि सुंदर सा शहर हो जाना चाहिए था, वो 25-30 साल में भी नहीं हो पाया। आज भी मेरे यहाँ जब मैं, इतने सारे एपिसोड्स मेरे साथ हुए, तो मैं गांव में हर प्रखंड में जाने लगा तो मुझे वहां जाकर के मिला कि मैडम आकर के वहां पे शिलान्यास करके गई हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। आपने 10 वर्ष अभी आपने एक वीडियो और डाला था, वो किसी निमाड़ी गांव का था। निमाड़ी गांव। तो उसमें वो सारा का सारा, वो पूरा बन के तैयार भी नहीं हुआ है, वो सारा का सारा ध्वस्त हो गया। तो भ्रष्टाचार तो दिखता है और कोई आम जनता अगर उठाए भी तो इन नेताओं के चेहरे पे मतलब क्या जू भी नहीं रेंगता। तो ये फैक्ट है और मैं पर्टिकुलर इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे नेताओं की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने चूंकि पर्टिकुलर नाम लिया है, नाम इसलिए लिया क्योंकि हमारे जिले का रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। यहाँ पे विपक्ष भी बैठा है, सत्ता पक्ष भी बैठा है। सत्ता पक्ष मेरी इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि वो भ्रष्टाचार में प्योरली लेफ्ट है।
जब मेरा ही जो जिसको मैंने सपोर्ट किया है, जिसको मैं आइडियल मानता हूं, तो मेरी एक उम्मीद थी कि वो मेरी बात को सुनेंगे। अब उनकी क्या प्रॉब्लम रही, पर्सनल प्रॉब्लम रही, जिस कारण से उन्होंने मुझे ही ब्लेम कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये तो मुझे दुखी किया ना। तो सर अगर ऐसा देखा जाए, क्योंकि कहा जाता है कि सत्ताधारी किसी के ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं, कभी भी किसी के पाला में चल जाते हैं। तो अगर आप ऐसे करते रहें तो आपके अपने लोग ही आपको हो सकता है किसी केस में, किसी और चीजों में फंसा दे, क्योंकि आपने पहले कह रखा है कि मेरे जान को खतरा है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आपने कह रखा है अपने वीडियो में, कई वीडियो में, तो मुझे मार दिया गया होता। आज आप डॉक्टर मोमिता की बात देख रहे हैं, शी इज नो मोर। हाँ बिल्कुल, ये एक रेप केस नहीं है, इट वॉज ए क्लियर केस अगेंस्ट भ्रष्टाचार, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें उजागर करनी थी, बट उससे डॉक्टर साहिबा से एक गलती हो गई, उन्होंने कल्प्रिट जो दोषी थे उनको पहले बता दिया कि भाई तुम्हारी पोल खोल दूंगी। उसको इतनी निर्दयी तरीके से मारा गया, फिर अंत में उसको रेप करवाया गया, एक्चुअली रेप करवाया गया, वो तो बहुत ही दर्दनाक रेप करवाया गया, जो उसको मरते हुए छोड़ दिया गया। तो सेम स्टोरी है, डॉक्टर मोमिता की स्टोरी हो या मेरी स्टोरी हो, पैरेलल स्टोरी है। वहां वो लड़की थी, यहाँ मैं लड़का हूं, अंतर कुछ नहीं है। वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े थी, उसकी मौत दर्दनाक हो गई। मैंने पहले ही मीडिया का सहारा ले लिया, सोशल मीडिया का सहारा ले लिया, टीवी 45 जाकर के मैंने अपना सारा एक्सप्रेस किया सर। तो आई मेड इट, मैंने एक पॉइंट क्लियर किया कि मैं खुद को पहले सेव करूं। सर जैसा कि मैं आपको अभी सुन पा रहा हूं जी, आप बोलते बहुत बढ़िया है, इसमें नो डाउट, एक प्रवक्ता की तरह अपनी बात को अच्छे से रखते हैं। तो कहीं ये भी तो कारण नहीं रहा कि हमको पॉलिटिक्स में जाना है, क्योंकि कभी कभी एक कीड़ा अंदर में रहता है, वो अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा होता है कि हमको पब्लिक के बीच में जाना है और कुछ मुद्दे को ढूंढना है। तो कहीं जानबूझ करके आप अपने आप को ये स्टंट तो नहीं कर रहे हैं पब्लिक में आने के लिए? या फिर दूसरा प्रश्न ये भी आपको उठता है कि अगर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप भी डॉक्टर साहब हैं, और भी लोग डॉक्टर साहब थे जिनका आपने नाम लिया है, कई लोगों का, तो आपका भी उसमें कुछ महत्वाकांक्षी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको फुलफिल नहीं कर पाए लोग, तो उसी के रोष में आप उतर गए हो इसके। मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, मेरी लाइफ बहुत सिंपल है। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूं जो मेरे नाम को खराब करे। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कहा जाता है कि बाजार में हर कोई बिकता है, बस खरीदार होना चाहिए। तो हो सकता है कि आपको जो खरीदना चाहे हो उस लेवल के नहीं हो, अभी भी इंतजार हो। कैसे कोई भरोसा करे कि कल के डेट में अगर आप अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स में ये सब कुछ चलता है, तो आप अभी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कल के डेट में, जैसे अभी एक लाइव एग्जांपल ले रहा हूं और मैं बोल भी सकता हूं, अब उनका अपना पक्ष हो सकता है कि आप मनीष कश्यप को जानते हैं होंगे, वो गरीब गुरबा आम पब्लिक की पूरा बात करते थे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो या आरजेडी हो, सारे के खिलाफ बोलते थे। लेकिन जैसे वो इंटर किए बीजेपी में, अब उनसे वही प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें वो डिप्लोमेसी के साथ बात करते हैं। नहीं, मनीष भाई का आप अगर आप स्टेटमेंट यहाँ वाले में देखोगे या कहीं पे भी आप सुनते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, मैंने नीरा है पीड़ा है ऐसे ही नहीं बोला है, उसके पीछे एक लॉजिक है। मनीष मेरा नहीं है, मनीष जी का स्टेटमेंट है उनका, उन्होंने बोला 9 से 8 बजे तक एक दूसरे का पक्ष विपक्ष खेलते हैं अच्छा सत्ताधारी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मनीष मेरा सर आप टर्न कर ले, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मनीष भाई का स्टेटमेंट है कि 9 बजे से रात के 8 बजे तक एक दूसरे को गाली देते हैं, और लेकिन 8 बजे साथ में करते हैं। अभी मैंने एक मैडम का एक फोटो, मैडम से आप बात किया तो मैडम की बात करूंगा क्योंकि मेरा हक भी बनता है, क्योंकि मैंने उनको सपोर्ट। अभी सर आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का जवाब। एक फोटो आया था हेमंत सोरेन जी के साथ, वो कुछ ज्ञापन लेके, हाँ जी बिल्कुल, आपने डाला भी था। अब उस ज्ञापन वाले फोटो में मुझे ऐसा नहीं लगा कि पक्ष और विपक्ष बैठा है, ठीक है, तो मैं कैसे मान लूं कि वो हमारा विरोधाभास हो रहा था, या फिर अपनी जो इन्होंने जो इनकी इच्छा थी, अभी जो मैं सुन रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट मेरे पास बता रही है, इनकी इच्छा तो सांसद के चुनाव लड़ने की, यानी हमारी मैडम जब तैयार थी सांसद चुनाव लड़ने के लिए, तो इन्होंने भी कुछ पार्टीज को अप्रोच किया, ये ऑन रिकॉर्ड लोगों ने बोला है, पूरा लोग, अब इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इन्होंने नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर इन्होंने लिया तो मैं पार्टी से उम्मीद करता हूं कि ऐसे कैंडिडेट को कभी भी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलना चाहिए। सर एक चीज और, आप कहते हैं कि संघ से जुड़े हुए हैं और मोदी का परिवार आपका परिवार है, तो जब इतनी बड़ी भ्रष्टाचार हो रही है और चूंकि बीजेपी
हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती है। ये बात अलग है कि भ्रष्टाचारियों को फिर मिला लेती है और टिकट देके फिर उनको जिता करके फिर सीएम भी बना देती है। तो अभी मैं वहां नहीं जाऊंगा, बस इतना जानना चाहता हूं कि क्यों आपको